नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी की क्लास 7 की ज्योग्राफी की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानव और पर्यावरण के संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण संपर्क का मतलब है कि मानव अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। मतलब कि जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट होता है, फिर वो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट से मानव प्रभावित होता है और मानव अपनी गतिविधियों के माध्यम से इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। अपन ने पिछले चैप्टर में विभिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं ना, उसके बारे में पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन क्लास 7 की ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है उसको ही आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण संपर्क उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इस चैप्टर के नाम को ही डिकोड करेंगे और फिर इस चैप्टर में जो भी फैक्ट्स दे रखे हैं, जो जानकारियाँ दे रखी है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मानव पर्यावरण संपर्क। मानव पर्यावरण संपर्क का मतलब है कि मानव अपने आसपास का जो भी पर्यावरण होता है ना, मानव का पर्यावरण वो कैसा भी हो, फिर वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाला इंसान हो या फिर किसी जंगल में रहने वाला इंसान हो, वो अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। उसकी ज़िंदगी जो जिस क्लाइमेट में जिस जगह वो रह रहा है ना, उससे प्रभावित होता है। क्यों? जैसे कि एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला इंसान और एक मैदानी क्षेत्र में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी अलग होगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा कठिन और परिश्रमी टाइप का होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाला मानव अपने जीवन की कठिनाइयों के अनुसार अडप्ट करते हुए, अपने पर्यावरण के अनुसार अडप्ट करते हुए वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। उसी प्रकार मैदानी क्षेत्र होते हैं वो अधिक उपजाऊ और जीवन यापन या परिवहन के विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए बेहतर होते हैं। तो यहाँ का जीवन ज़्यादा आरामदायक और आरामदायक होगा और जीवन आसानी से गुजरेगा। तो ऑब्वियसली अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार पर्यावरण ने, आसपास के क्षेत्रों ने मानव के जीवन को प्रभावित किया। अब सिर्फ ये नहीं है कि मानव पर्यावरण से प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण भी मानव से प्रभावित हो रहा है। मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जैसे कि आप हिमालय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हिमालय क्षेत्र पहले जितना हिमालय क्षेत्र विकसित था, वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी वो आज की तुलना में बहुत अलग है। और बहुत सारी क्लाइमेटिक रिपोर्ट्स ये बताती है कि मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण और हिमालय के जो स्ट्रक्चर है ना, उसको प्रभावित किया है। तो हिमालय जो पहले जिस अवस्था में था वो आज उससे विपरीत अवस्था में है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जिस तरीके से पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यही है मानव पर्यावरण संपर्क। तो ये था मानव पर्यावरण संपर्क। अब अपन जानते हैं कि उष्ण मतलब ये है ना चैप्टर स्पेसिफिक रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, वहाँ का जीवन यापन कैसा है, किस तरीके से मानव वहाँ के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है और कैसे वहाँ का पर्यावरण, जलवायु मानव को प्रभावित कर रहा है। इस चैप्टर में अपन यही जानेंगे। अब अपन देखते हैं कि अपन ने पिछले चैप्टर में ना विभिन्न प्रकार के वो पढ़े थे, क्या वनों के प्रकार पढ़े थे। जैसे कि उष्णकटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, ये सब पढ़े थे। तो इनका विकास वहाँ की जलवायु से प्रभावित था। जैसी जलवायु थी, जैसा क्लाइमेट था, वैसे ही पेड़ पौधों का विकास हुआ है। तो आज अपन उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ इनका विकास हुआ है और किस प्रकार उन्होंने मानव को प्रभावित किया है। अब
उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, अपन सबसे पहले ना ये अपना ग्लोब बना लेते हैं। तो ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मैंने आपको बताया है हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट सब में बताया है कि जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ना, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं ना वो सीधी पड़ती है। क्या है? सूर्य की किरणें वर्ष में किसी न किसी टाइम में इस क्षेत्र में सीधी पड़ती है। इसके बियॉन्ड सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती है, अर्थात यहाँ पर गर्मी और तापमान कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो ये सूर्य के सामने वाला क्षेत्र, तो इस वाले क्षेत्र को जो नाम दिया जाता है ना, वो दिया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये ध्यान रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है ना, उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपने ये नोटिस किया कि ये वाला क्षेत्र वो है जहाँ पर सूर्य वर्ष के किसी न किसी समय पर सीधा चमकता है। सीधा चमकने का मतलब है कि तापमान अधिक, वर्ष भर तापमान इस क्षेत्र का अधिक रहता है। तापमान के कारण जो वायु होती है ना वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म होकर ऊपर उठती है तो लो टेम्परेचर का एरिया बनता है। ये आपको कनेक्ट करना है पीछे वाले चैप्टर के, क्योंकि मैं हर चीज़ इधर सिर्फ आपको कनेक्शन बता रही हूँ, बाकी आपको ही समझना है। तापमान अधिक होता है इस क्षेत्र में, तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। हवा ऊपर उठ गई तो नीचे जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर बनेगा। अब लो प्रेशर हवा ऊपर उठकर जो कण होते हैं ना, जैसे धूल कण वगैरह, उससे बादलों का निर्माण होता है। और ये क्षेत्र डायरेक्ट वर्षा, मतलब इस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। और विशेषकर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ना, ये वाला 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ये वाला क्षेत्र जहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु, इस वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष पर तापमान सामान्य से अधिक, पूरे वर्ष के हर एक दिन। क्या? एक बार मैं आपको वापस समझाती हूँ। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये मैंने बताया, ये 23.5 डिग्री, ये सूर्य का तापमान पूरे, तो इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा था। ठीक है। अब एक विशेष कर अपन इस चैप्टर में 2 क्षेत्रों के बारे में इसमें डिटेल में दे रखा है। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो अमेजन नदी है ना, उसके आसपास के वातावरण के बारे में, और दूसरा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसमें एग्जाम्पल के रूप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। तो अपन सबसे पहले उष्णकटिबंधीय एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया, तापमान अधिक, वर्षा अधिक और जलवायु थोड़ी सी मतलब कि गर्म और नम टाइप की जलवायु रहती है, ये वाली इसकी विशेषता। अब है ना, जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है ना, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यहाँ के जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर तापमान वर्ष पर सामान्य से अधिक रहता है। सामान्य से अधिक रहता है। सामान्य से अधिक रहने के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर के कारण वर्ष के हर एक दिन, ध्यान रखना है, वर्ष के हर एक दिन इस क्षेत्र में बारिश होती है। अब आप रिलेट करो, तापमान अधिक प्लस बारिश, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? मतलब कि चिपचिपाहट कभी सुनी है? मतलब बहुत गर्म जलवायु और बारिश बहुत, मतलब हर रोज बारिश हो रही है, सूखने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो तापमान प्लस बारिश, मौसम हुआ चिपचिपा टाइप का इन्वायरमेंट यहाँ की विशेषता है। और पूरे वर्ष बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन इस हद तक पाए जाते हैं कि इस क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं ना, इतने बड़े होते हैं कि वो एक छाया के रूप में कैनोपी बना लेते हैं और सूर्य की रोशनी
धरती तक पहुंच भी नहीं पाती है। इसलिए अमेज़न वन में कुछ ऐसे ही वनस्पतियां उग सकती है जो सूर्य के ताप को नहीं प्राप्त करके भी जीवित रह सकती है, मतलब बिना सूर्य ताप के भी जीवित रह सकती है। अब ये आपको मैंने उष्णकटिबंधीय ये 5 डिग्री से 5 डिग्री के बारे में बता दिया है कि यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है। अब इसी क्लाइमेट को लेकर एक एग्जाम्पल अमेज़न बेसिन के बारे में दे रखा है, तो अपन उस अमेज़न बेसिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसके एग्जाम्पल के रूप में गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है ना, अब इसकी लोकेशन बात करें तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ये इधर से बीच में से गुजर रही है और ये इधर, ये दक्षिण अमेरिका है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में एक नदी बहती है, उसका नाम है अमेज़न। अमेज़न नदी ये एरिया वाइज, लंबाई वाइज नहीं, लंबाई वाइज सबसे लंबी नदी है नील नदी। एरिया वाइज सबसे जो बड़ी नदी है ना वो अमेज़न नदी है। अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन तो मैंने बता दी कि टेम्परेचर, तापमान बहुत अधिक, वर्षा बहुत अधिक। वर्षा बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं और अमेज़न नदी के आसपास जिन वनों का विकास हुआ उन वनों को भी अमेज़न वन का नाम दे दिया गया। इनको धरती के फेफड़े भी बोला जाता है। ये कम से कम दक्षिण अमेरिका के कम से कम 5 से 6 देशों में फैले हुए हैं। ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पराग्वे, इन क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। ये यहाँ से एक अमेज़न नदी निकलती है और अमेज़न की सहायक नदियों के माध्यम से ये विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। सहायक नदी का मतलब होता है, सहायक नदी का मतलब होता है कि जो एक नदी निकल रही है, जो बड़ी नदी अमेज़न बेसिन, ठीक है, ये निकल रही है। अब इसके आसपास से छोटी छोटी नदियाँ इधर से आके मिलती है ना, तो ये होती है सहायक नदी। और इन मेन नदी और सहायक नदियों के द्वारा जो पूरा वो क्षेत्र जो कवर किया जाता है ना उसको बेसिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये अमेज़न बेसिन विश्व के सबसे सघनतम क्षेत्रों में से माना जाता है। ये वहाँ की जलवायु, वहाँ के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि ये बहुत सघन वन है। मैंने ये बताया कि कैनोपी की तरह रहते हैं, यहाँ पर उन्हीं पौधों का विकास हो पाता है जो बिना सूर्य की रोशनी के पनप सकते हैं। अब सघन वन है तो ऑब्वियसली जीव जंतुओं का यहाँ पर भंडार होगा। बहुत सारे, बहुत टाइप के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर वो बंदर ले लो, सांप ले लो, विश्व का सबसे जहरीला और सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लोग यहाँ पर कम से कम जो चींटियाँ होती है ना उनकी 10,000 से अधिक प्रजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर मछली पालन और पक्षियों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती है, मतलब विविधता के नाम पर ये क्षेत्र बहुत समृद्ध है। अब इतना बड़ा इन्वायरमेंट, इतना बड़ा क्षेत्र अमेज़न वन से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भी इसके जीवन से प्रभावित होंगे। तो वहाँ जो पहले, आज इन जंगलों की कंडीशन बहुत अलग है, लेकिन उस क्षेत्र में जो जनजातियाँ और लोग रहते थे ना वो पहले कृषि, वो मेनली कौन सी कृषि पर निर्भर थे? कर्तन और देहन, जो भारत में भी फेमस है। पूर्वी क्षेत्रों में कर्तन और देहन, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, वो कृषि करते थे, जिसमें क्या है, एक जगह पर वो खेती करते थे, वहाँ पर जो वनस्पति होती थी उसको जलाते थे, वहाँ जो राख बच जाती थी ना जले हुए की, उसको उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करके फसल उगाते थे। वो फसल उगने के बाद वो 4-5 महीने इधर ही रहते थे, फसल खा ली, काट ली, सब कुछ कर लिया, फिर वो इस जगह से उठ के किसी और जगह पर चले जाते थे, वहाँ पर जलाते थे और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चलते फिरते रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों की मांग, जीविका उपार्जन के लिए चीज़ें की मांग बढ़ी, तो इन जंगलों में लोगों का इंक्रोचमेंट बढ़ने लगा।
पहले इन जंगलों में जाने के लिए सिर्फ जो साधन था ना कि किसके थ्रू इन जंगलों के अंदर जाया जा सकता है, वो थी सिर्फ अमेज़न नदी, मतलब कि सिर्फ नाव के थ्रू इन जंगलों में अपन जा सकते थे। लेकिन वर्तमान में हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ी तक, बसों से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब यातायात इधर जाने लग गए। तो ऑब्वियसली जो जनजातियाँ यहाँ रह रही थी उनका जीवन प्रभावित हुआ बाहर के लोगों के आने से। और वो सिर्फ न पर्यटन के हिसाब से ही इस क्षेत्र में नहीं आ रहे थे, वो लाभ लालच के हिसाब से भी आ रहे थे। सरकारों ने भी अपने लोगों को आवास देने के लिए और वहाँ जो अमेज़न जंगल में जो खनिज पाए जाते हैं, जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई जाती है, उसके लिए इन जंगलों को काटा। खनिजों के लिए अक्सर जंगलों को काटा जाता रहा है। भारत में भी ये चीज़ देखते रही है और इससे लोगों में जो लोग इन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं उनमें गुस्सा भी देखा हो जाता है। तो जो जनजातियाँ इधर रहती थी ना, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके कारण। तो वर्तमान में मतलब 1970 तक तो यहाँ का जीवन बाहरी इंक्रोचमेंट से कम प्रभावित था। लेकिन उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बाहरी लोगों के आने से इस क्षेत्र में बाहरी लोग आने से इस क्षेत्र का जो जलवायु इन्वायरमेंट था ना, जंगल थे वो कटने लगे। और आज ये जंगल अपनी मतलब कि सर्वाइवल के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इन पर इंक्रोचमेंट बहुत अधिक बढ़ रहा है। कई बार अपन को आग लगने की घटनाएं दिखती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। जो पहले अपन एग्जाम्पल की एक सहायता के लिए जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ये जो क्षेत्र था, एक एग्जाम्पल वो इतना था, ठीक है, उसमें से कम इतना जो क्षेत्र था ना वो अमेज़न जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन अभी बात करें तो सिर्फ जो इतना क्षेत्र है ना वो जंगलों से घिरा हुआ, उसके बाद वाला ऑलमोस्ट सारा क्षेत्र सरकारों और बाहर के लोगों ने आकर अपनी ज़रूरतों और अपनी लालच के कारण उसको प्रभावित किया है। और ये घने रेन फॉरेस्ट आज विश्व की जो जलवायु के संरक्षण में, विश्व के टेम्परेचर को ठीक रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वो आज खुद संकटग्रस्त होकर खड़े हैं। और यहाँ का मतलब जो थे ना, जो जनजातियाँ जो जनजातियाँ होती है ना वो जंगलों में रहती है, वो प्रकृति से सामंजस्य बना के रखती है। जो प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेती है जितना वो प्रकृति को दे सकती है। लेकिन वर्तमान इंक्रोचमेंट ने इस स्थिति को बिगाड़ा है। तो ये देखो, लोग लकड़ी काटना, शिकार और खेती करते थे। यहाँ जीवन कठिन था, लेकिन लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते थे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया उष्णकटिबंधीय चीज़ क्या है, उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र बता दिया, ये वाला जो 25, 23.5 से 23.5। उसके बाद मैंने एक विशेष क्षेत्र के बारे में, इसके अंदर जो केस स्टडी दे रखी थी वो अमेज़न बेसिन के बारे में दे रखी थी, वो भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट और उससे संबंधित केस स्टडी पढ़ने के बाद अपन अब उपोष्णकटिबंधीय क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्लाइमेट की पहले लोकेशन जान लेते हैं, फिर उसके बारे में जो केस स्टडी दे रखी है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री तक, इधर 40 डिग्री तक, मतलब कि 23.5 से 40 के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय। क्या? उपोष्णकटिबंधीय। इसकी विशेषताएं बताएं तो कुछ क्षेत्रों में, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसके कुछ क्षेत्रों में गर्मियों में बारिश होती है, जैसे कि भारत और चीन में इधर मानसूनी वर्षा होती है और गर्मियों के सीज़न के बाद अपन को मानसून का मौसम देखने को मिलता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, कैलिफोर्निया में और इधर चिली, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में अपन को शीत में बारिश देखने को मिलती है, शीत ऋतु में बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। शीत ऋतु में बारिश को मिलती है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय
कौन सी, भूमध्य रेखीय है नहीं, इधर भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र उसकी लाइन में आने वाला भूमध्य सागरीय जलवायु का नाम दिया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अपन स्पेसिफिकली इसके बारे में आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी उपोष्ण क्लाइमेट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर उष्ण मतलब सघन वन भी अपन को, सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं, कांटेदार वन भी देखने को मिलते हैं, कांटेदार वन भी देखने को मिलते हैं, और मतलब सभी प्रकार के एक तरफ से वन देखने को मिल जाते हैं इस क्षेत्रों में। अब जानवरों की बात करें तो हाथी भी इस क्षेत्रों में मिलता है, बाघ भी मिलते हैं, शेर भी मिलते हैं, जैसे कि भारत के गिर वन में शेर मिलते हैं जो एशियाटिक शेर है, चीता भी मिलते हैं, और बंदर भी मिलते हैं, हाथी मिलते हैं। तो ये सब जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनकी लोकेशन पता चल गई आपको, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वो पता चल गई। अब इसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ का मानव किस प्रकार प्रभावित होता है और मानव अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ये जानेंगे। अब केस स्टडी के रूप में इधर की एक केस स्टडी दे रखी है, गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र के बारे की एक केस स्टडी दे रखी है। ये क्षेत्र भारत में पाया जाता है। पहले तो ये भारत से संबंधित क्षेत्र है। लोकेशन की बात करें तो ये क्षेत्र हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो से बना क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो नदी है ना, गंगा नदी और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बांटा गया है, और ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। क्या? विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। इस जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। जो यहाँ पर है ना, हिमालय पर्वत है। एक बार मैं मैप बना के आपको बताती हूँ, ठीक है। ये भारत का क्षेत्र, आई एम नॉट वेरी गुड एट बट आई एम ट्राइंग टू डू इट, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बोला जाता है। अब यहाँ पर अपन को भारत का हिमालय देखने को मिलता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है ना, वो इधर के जो गिरिपाद का जो सबसे हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उधर से ही शुरू हो जाता है। तो जो यहाँ का जो पहला वाला क्षेत्र होता है ना, वो हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो वन देखने को मिलते हैं ना, वो पर्णपाती वन और शंकुधारी वन वगैरह कुछ देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर खेती कम होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ की तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका परिवहन के विकास के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए और खेती के इस विकास के लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसलिए ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों के साथ साथ विश्व के सबसे सघनतम बसे हुए क्षेत्रों में भी गिना जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ की आर्थिक जो स्थिति वो कृषि पर निर्भर है। खेती के रूप में यहाँ पर गेहूँ, चावल, दालें आदि उगाई जाती है। गन्ना भी उगाया जाता है। ये सब इधर उगाई जाती है और लोगों का जीवन यापन उस पर निर्भर है। अब जो ये नदियाँ हैं ना, वो आगे बढ़कर जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का एक सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इन डेल्टा के किनारे मैंग्रोव, जो खारे पानी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, मैंग्रोव प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ना, वो इस क्षेत्र में अपन को देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना है, मैंग्रोव, पर्णपाती वन यहाँ की जो मुख्य वन है ना, इस क्षेत्र में पर्णपाती, अपन ने पिछले कल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि इस क्षेत्र में जो ज़्यादातर वन पाए जाते हैं ना, वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है और ये वाला क्षेत्र हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है। इसलिए मैंग्रोव के विकास के लिए
उपयोगी है। तो मैंग्रोव का विकास इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, गंगा नदी, आपको इस आगे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम बताने। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन दोनों नदियों की सहायक नदियों के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि सहायक नदियों का मतलब क्या होता है। मैंने आगे सहायक नदियों का मतलब बताया है। ठीक है, अब यहाँ का टेम्परेचर गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी, तो वहाँ का जीवन भी उसी प्रकार प्रभावित होता है। तो गर्मी में अलग फसलें उगाई जाती है और सर्दी में अलग फसलें उगाई जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ पर एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। मानसूनी वर्षा के कारण जल की प्राप्त उपलब्धता भी इस क्षेत्र में है, और चूँकि ये समृद्ध क्षेत्र एक तरफ से माना जा सकता है, सघन बसा हुआ है, तो इन्हीं नदियों के किनारे अपन को बहुत बड़े बड़े शहर भी देखने को मिलते हैं। लखनऊ, कानपुर, बहुत सारे शहर इनके किनारे देखने को मिलते हैं। जो कोलकाता है वो गंगा की ही सहायक नदी हुगली नदी के किनारे स्थित है, और इसके साथ साथ पर्यटन के हिसाब से भी ये क्षेत्र समृद्ध है। जैसे कि ताजमहल, अवध का क्षेत्र भी इसी में है। जो अयोध्या का क्षेत्र, राम जन्मभूमि इसी क्षेत्र से संबंधित है। मैंने ये भी बता दिया, बेसिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जलवायु मध्यम में, गर्मी, बरसात, ठंडी सभी ऋतुएं इधर मिलती है। ये क्षेत्र उपजाऊ मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य फसलें धान मतलब चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जूट। इसके लिए जूट की जो पैदावार है ना, वो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विशेष स्तर की जाती है। ठीक है, यह घनी आबादी है क्योंकि जमीन उपजाऊ और नदियों की सिंचाई आसान है, यातायात और संचार के साधन विकसित है, और इसी के कारण ये क्षेत्र सघनतम बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहरों का भी विकास हुआ है, और शहरों के विकास के साथ साथ ये पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है। ताजमहल, जिसको 7 अजूबों में भी इंक्लूड किया गया है, उसके अलावा अयोध्या, बनारस, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में बसे हुए। पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने बताया कि मानव इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, पर यह भी बताना आवश्यक है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। इस क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता औद्योगिकीकरण यहाँ पर बहने वाली नदियों को प्रदूषित कर रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपने द्वारा जो कचरा अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कचरा निकाल रही है, वो डायरेक्ट फिल्टर किए बिना ही इन नदियों में अब फेंक रही है। इससे क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं ना, वो प्रदूषित हो रही है। इवन गंगा की सहायक नदी यमुना को विश्व की सबसे गंदी नदियों में इंक्लूड किया गया है। तथा गर्मी के मौसम में तो यहाँ का मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इन नदियों में प्रदूषण का स्तर भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि पर्यावरण मानव किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महाकुंभ का आयोजन भी इसी क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब पर्यावरण प्रदूषण जो विश्व में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अपन भी पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से अपने पर्यावरण को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो अपन को ऐसी चीज़ें अपनाने की आवश्यकता है जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे, क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण पर बहुत हद तक निर्भर है। इसीलिए अपन को पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के रखना बहुत आवश्यक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स दे रखे थे, जो भी चीज़ें दे रखी थी इंपॉर्टेंट, उन सबको बताया है। आप उस चैप्टर को पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। धन्यवाद।